वहाँ दरभंगा में बहुत गर्मी है या बारिश का सीजन है अभी? दरभंगा में अब बारिश शुरू हो चुकी है। दरभंगा में शुरुआत हो चुकी है बारिश की। अभी इनफैक्ट मौसम हो जाएगा अभी। हाँ, अभी अलर्ट है कि बहुत ज्यादा बारिश भी हो सकती है अगले 2-3 दिनों में। अच्छा। बैंगलोर में कैसा है वेदर? लाइक यहाँ पे तो सीजन एक जैसा ही रहता है, पूरे साल बारिश टाइप का, मतलब ये वेदर के लिए नोन है, मतलब बैंगलोर सरवाइव्स बिकॉज ऑफ वेदर। हम्म। सुबह ठंड होती है, मतलब रात को ठंड होती है, दिन में धूप बहुत कड़क होती है, लेकिन इट्स बेरेबल। गुड मॉर्निंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स। मैंने आप सभी लोगों को म्यूट पर रखा हुआ है। हम लोग जो फॉर्मेट फॉलो करते हैं उसमें आप लोगों को अपने सवाल पूछने के लिए चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना होगा। तो आप चैट में आके और सवाल अपने रख सकते हैं, और सवालों का सिलसिला हम लोग लगभग 15-20 मिनट के बाद शुरू करेंगे। उससे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। और हम लोग, इट इज 7:31 नाउ, हम लोग 1 मिनट का और इंतजार करेंगे एंड देन वी विल begin the session. ये जूम का जो सेशन होता है आप लोगों की जानकारी के लिए, ये 40 मिनट का होता है, और हर एक 40 मिनट के बाद थोड़ी सी तकलीफ आप लोगों को उठानी होगी। आप लोगों को उसी लिंक को वापस क्लिक करके वापस इस रूम में आना होगा, जो कि मुझे लगता है कि 5 से 7 सेकंड का काम होगा। After every 40 minutes, the session will end on its own, and you will have to again click the link which is given to you and again join back. Okay, so let us begin the session. मेरा नाम विशाल गौरव है. For the convenience of everybody, we will keep the session in Hindi. मैं इस पूरे सेशन का जो माध्यम है उसको हिंदी रखूंगा. बहुत सारे गार्जियंस होते हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं और उनकी रिक्वेस्ट आती है कि इस सेशन को जहां तक संभव हो सके हम लोग हिंदी का इस्तेमाल करें. Mihir is conversant. Mihir is well versed with both Hindi and English. उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कहीं परेशानी नहीं है. इनफैक्ट वो मैथिली भी बहुत अच्छी बोलते हैं. लेकिन हम लोग इस सेशन को हिंदी में रखेंगे ताकि हमारी बात, मिहिर की बात, हम में से अधिक लोगों तक बहुत ही आसानी के साथ पहुंच सके. शुरुआत करते हैं. मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं. मेरा नाम विशाल गौरव है. मैं दरभंगा पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट से ताल्लुक रखता हूं, और ये पाथफाइंडर सीरीज की शुरुआत हमने लगभग 2 महीने पहले की थी, 2.5 महीने पहले. और हर एक संडे मेरी आवाज आ रही है? हाँ भी आ रही है। हाँ हाँ. तो उनसे सुनते हैं हम लोग उनकी कामयाबी की कहानी, और बहुत जरूरी बात कि उनकी नाकामयाबी की कहानी. नाकामयाबी भी बहुत जरूरी है, और मिहिर से हम लोग आज इस बात को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फेलियर्स ने उनके सक्सेस की नींव रखी.
फेलियर्स ही उनके सक्सेस की सीढ़ियां साबित हुई। मिहिर के बारे में थोड़ा सा परिचय। मिहिर दरभंगा से ताल्लुक रखते हैं और मिहिर ने अपनी जो +2 के बाद की पढ़ाई है वो उन्होंने IIT से की है। इनफैक्ट ही वाज रैंक 562 और आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा एग्जामिनेशन जिसमें 10 लाख से अधिक छात्र छात्रा अपीयर होते हैं, उसमें 562वीं रैंक लाना वो किस तरह का कार्य रहा होगा। तो मिहिर की रैंक थी वो 1999 बैच में, आई एम सॉरी 1998 बैच में, 1998 टू 2002 उन्होंने IIT कानपुर से पढ़ाई की। मिहिर ने शुरुआत में अपने करियर में 2 से 3 साल की नौकरी की और फिर एक दिन उन्होंने डिसाइड किया, जैसा कहते हैं हम लोग कि एक दिन डिसाइड किया, लेकिन असल में वो डिसीजन एक दिन का नहीं होता है, उसके पीछे कई दिन की, महीने की और सालों की थिंकिंग जुड़ी होती है। तभी उन्होंने डिसाइड किया कि अब उनको कहीं जॉब नहीं करनी, उनको नौकरी नहीं करनी और उनको एक एंटरप्रेन्योर बनना है। एंटरप्रेन्योर उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करता है या अपना बिजनेस खुद करता है जब वो एम्प्लॉयर बनता है। और 2006 में RFID स्पेस में उन्होंने अपनी एक कंपनी की शुरुआत की। 2010 तक वो कंपनी से जुड़े रहे और फिर वो मिहिर के शब्दों में फेल नहीं हुए, वो फॉल हो गए, यानी वो उसमें जो मुकाम चाहते थे वो हासिल नहीं कर पाए। 2010 से 2011 का सिलसिला मिहिर के शायद फिर से थिंकिंग का रहा होगा या आगे की प्लानिंग का रहा होगा। 2011 में उन्होंने एक फिर से नई कंपनी की शुरुआत की। इस बार बच्चों के जो किड्स वेयर सेक्शन होता है उसमें उनकी कंपनी थी। कंपनी का नाम था उनामिया। 2-2.5 साल वो कंपनी चली और उसके बाद मिहिर ने वापस कामयाबी को उस तरीके से नहीं देखा जैसा कि उन्होंने सपना देखा था। तीसरी कंपनी की शुरुआत की मिहिर ने 1 साल के बाद, टी बॉक्स के नाम से, जो कि हिंदुस्तान में SMS फोल्डर का एक कॉन्सेप्शन था जो मिहिर लेके आए थे। और टेक्नोलॉजी उस टाइम बहुत तेजी से बदल रही थी और धीरे 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 SMS बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होके दूसरे मीडियम्स बड़े बड़े हो रहे थे, जैसे कि व्हाट्सएप जैसे मीडियम। और वापस मिहिर को कामयाबी नहीं मिली। बहुत आसान है मेरे लिए कहना, आपके लिए सुनना, लेकिन जिसके ऊपर ये गुजरती है कि उसके सामने 3-3 कंपनियां उसकी अपनी शुरू की हुई कामयाबी हासिल नहीं कर पाती है, उसको जीना, उसको झेलना, उसको अपने ऊपर गुजरने देना, ये जो उन्होंने महसूस किया होगा शायद अपने शब्दों में वो बेहतर बयां कर सके उसका। 2016 पिट स्टॉप नाम से फिर से चौथी दफा मिहिर ने कंपनी की शुरुआत की और पिट स्टॉप कंपनी जो है ये भारत में जो कार सर्विस और रिपेयर का नेटवर्क है, शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आज के दिन में नेटवर्क स्थापित कर चुका है। पिछले 4 सालों में बहुत से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मिहिर के साथ जुड़ चुके हैं जो मिहिर के नाम पर कॉन्फिडेंस रखते हैं, पिट स्टॉप के नाम पर कॉन्फिडेंस रखते हैं। और अगर कामयाबी, जिसको हम लोग, समाज जिस तरह से कामयाबी को देखता है, अगर उसकी हम बात करें, उसका हम जिक्र करें, तो शायद कामयाबी पिछले 4 सालों में मिहिर ने वाकई में चखी है। और आज हमारे साथ है मिहिर। मिहिर, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। इट इज एन ऑनर टू हैव यू इन दिस सेशन। और मुझे लगता है कि आज के जनरेशन की जो जरूरतें हैं उसमें सबसे बड़ी जरूरत शायद एकेडमिक नहीं है, सबसे बड़ी जरूरत शायद को करिकुलर की नहीं है, सबसे बड़ी जरूरत है कि इंसान के अंदर वो एक क्वालिटी डेवलप हो जाए कि वो इंसान बार बार गिरने के बाद फिर से उठने का जज्बा अपने अंदर कायम रखे। जैसा कि जापानीज में एक कोटेशन है जिसका ट्रांसलेशन होता है कि फॉल 7 टाइम्स गेट अप 8। ये कहना बड़ा आसान है कि आप 7 बार गिरिए और 8वीं बार वापस उठ जाइए, और कहना बड़ा ही हेरोइक लगता है, बहुत ही ब्रेव लगता है ये कहना, लेकिन इसको अमल करना, इसको ये बड़ा ही दुर्भर है, बड़ा ही दुभर है, बड़ा ही कठिन होता है। मिहिर, हम आपके शब्दों में सुनना चाहेंगे, यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपके शब्दों में सुनना चाहेंगे, आपके पूरे इस करियर की कहानी, और वहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। हमारा 2 रिक्वेस्ट आपसे रहेगा कि 2 चीजों का जिक्र अपनी कहानी में आप जरूर लाइए। आप सक्सेसफुल हैं, ये हम सब जानते हैं, ये दुनिया जान रही है। आपने फेलियर्स को
कैसे डील किया उसकी बात आप जरूर रखिएगा। और दूसरी बात ये कि आपने जो स्कूलिंग की है, आपने जो कॉलेजिंग की है, उस वक्त ऐसी कौन सी चीजें थी जिनको आप कर रहे थे और बिना समझे, बिना जाने, बिना बूझे आपकी एक प्रिपरेशन चल रही थी आपके आने वाले जिंदगी के लिए। तो ये दो चीज मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है इस जनरेशन को सुनना, ताकि वो कुछ प्रेरणा ले सके। और एक जस्ट टू ब्रेक आइस, मैं एक बड़ा अच्छा कल शेर पढ़ रहा था और मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी से बहुत मेल जोल खाती है वो खाता है वो शेर, कि बहुत नाकामियों पर आप अपनी नाज करते हैं, अभी देखी कहां है आपने नाकामियां मेरी। मिहिर, द प्लेटफॉर्म इज योर्स, प्लीज। थैंक यू विशाल। सबसे पहले मतलब इस तरह का एक मंच मिलना और आके एक स्कूल के बच्चों से बात करना, आई थिंक आई एम रियली थैंकफुल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आज के दिन में हम ये बात कर पा रहे हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। एक संस्कृत में फ्रेज है, जननी जन्मभूमिश्च सर्वादपि गरीयसी। माता पिता और जन्मभूमि वो स्वर्ग से भी बढ़ के हैं। ये शायद मेरा पहला कनेक्ट है दरभंगा के साथ आफ्टर आई लेफ्ट ऑलमोस्ट 25-27 इयर्स बैक, जब लोग स्कूल के लिए जाते थे, बोर्डिंग स्कूल में पढ़े, राइट। तो ये एक थैंक यू फीलिंग है, बहुत इमोशनल फीलिंग है। सबसे कनेक्ट करना और एक तरीके से अपने मैसेज को पहुंचाना या एक संवाद करने की कोशिश करना। उसके बाद मैं थोड़ा 2 मिनट लूंगा लाल मोहन शाह उनको थैंक यू बोलने का फॉर सेटिंग अप एक बहुत ही अच्छा स्कूल, और स्कूल को ग्रो करते हुए हमने बहुत टाइम के साथ देखा है। एंड थैंक यू विशाल फॉर टेकिंग इट, मॉडर्नाइजिंग इट, एंड जितने आइडियाज हैं उनको सामने लेके आना। ये शायद पाथफाइंडर सीरीज अपने आप में एक मुकाम है फॉर दरभंगा के बच्चों के लिए, जहाँ दे गेट टू नो अबाउट लॉट ऑफ पीपल, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ वो बातें करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, और ये एक बहुत नई दुनिया का रास्ता खोलता है ये, राइट। तो इन सब चीज़ों के लिए शायद दरभंगा आपको थैंक यू बोलना चाहेगा। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मेरे माँ बाप, पापा मम्मी, दीदी जितनी है मेरी, या उनकी फैमिलीज, या मेरी वाइफ विधि, उन सबको मैं थैंक यू बोलूँ बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग अबाउट माय सक्सेस और फेलियर, क्योंकि इन सब चीज़ों के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आई मीन मैं यहाँ पे नहीं बैठा होता एक स्माइलिंग फेस लेके, या ये बात नहीं कर रहा होता अगर उन्होंने अपनी जिंदगी में छोटी छोटी सेक्रीफाइसेस नहीं की होती है, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट नहीं किया होता, राइट। तो यहाँ इस नोट के साथ मैं शुरू करना चाहूँगा। आई थिंक अगर जिस तरह से आपने बयां किया 2005-6 से मैंने स्टार्ट किया अलग अलग कंपनीज को स्टार्ट करना, अभी 2020 है, ये लग रहा है बहुत लंबी जर्नी है, लेकिन शायद उस काम करने में बहुत मजा आया कि ये टाइम अभी लग नहीं रहा कि अच्छा 15 साल गुजर गए। अभी लग रहा है कि हाँ वो कल की तो बात थी जब मैंने फर्स्ट टाइम शायद कोई कंपनी स्टार्ट की। उससे पहले बिफोर आई गो टू सक्सेस एंड फेलियर, मैं कुछ चीजें जो प्रिपरेशन की बात आपने करी, स्कूल्स कॉलेजेस, ये शायद हम उस टाइम पे समझते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमको करना चाहिए, राइट। लेकिन बाद में वो जितनी सारी चीजें हैं इट कम्स बैक टू यू, आपको वो हमेशा हेल्प बहुत करती है। जैसे मैं अगर ऐसे देखूं कि हम जिस स्कूल में पढ़े, सिंधिया स्कूल गया मैं, बोर्डिंग स्कूल था, क्योंकि बिहार में या दरभंगा पब्लिक स्कूल जैसे अच्छे स्कूल थे नहीं। तो उस टाइम पे हमारे जनरेशन के जितने लोग थे दे ऑल वेंट आउट, किसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़े, या कोई सैनिक स्कूल या नेतरहाट, या कहीं कहीं पे भी लोग माइग्रेट करके दूसरे शहरों में, राइट, जहाँ पे हमारे माँ बाप ने हमको वहां तक पहुंचाया। वहां पे कुछ चीजें बहुत अच्छी थी, मतलब एक तो ये बोर्डिंग लाइफ था जहाँ पे आप शायद बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जहाँ पे आप शायद बहुत जल्दी सीख जाते हैं टू टेक योर ओन डिसीजन, कि अगर आपको कुछ भी चाहिए आप वहाँ पे स्वयं से हैं, आपके हाउस मास्टर हैं, फ्रेंड्स हैं, सब लोग हैं। लेकिन बहुत बार आपको लाइफ के वो डिसीजन एक बहुत छोटी एज से आपको लेना पड़ा, राइट। तो यू आर बीइंग फोर्स्ड अपॉन दैट। तो ये जितनी सारी चीजें हैं, ये एक बेस है हर चीज का, टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड टू टेक योर ओन डिसीजंस। इसके साथ साथ स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटीज थी, जैसे वहां पे कंप्यूटर साइंस की फैसिलिटी, जो शायद हम उस टाइम पे यूज नहीं करते हैं, राइट। लेकिन मुझे लगता है कि आज के दिन में कंप्यूटर साइंस, कोडिंग, मतलब पर्सनली मेरे लिए वो बहुत बड़ा किक है, बहुत हाई है। मतलब मैं यहाँ पे अगर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी भी स्टूडेंट को हेल्प कर पाऊँ टू बिकम अ कोडर, आई वुड डू दैट, आई वुड लव टू डू दैट।
और मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर था, लेकिन मुझे आज के दिन में देख के लगता है कि शायद जो कोडिंग का बेस फर्स्ट टाइम हमने स्कूल में सीखा, दैट हैज इमेंसली एडेड वैल्यू। और ये मैं सारे बच्चों को अर्ज भी करूंगा कि अगर आप कोडिंग नहीं कर रहे हैं, आप सीखिए। अभी बहुत सारी छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स हैं, बहुत छोटे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, राइट, क्योंकि कोडिंग में वो बहुत ताकत है, बहुत ताकत है, क्योंकि इवेंचुअली ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जो लोगों की समस्याओं को सॉल्व करता है। तो ये मैं अपने स्कूल के एजुकेशन को शायद थोड़ा क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने सबसे पहले हमको कंप्यूटर साइंस का से अवगत कराया। मुझे याद है विशाल, आपके हाउस मास्टर थे एनके तिवारी सर, ही वाज द कंप्यूटर साइंस टीचर, राइट, और वो GW बेसिक और ये प्रोग्राम सिखाते थे। तो ये एक बहुत जरूरी है, मतलब मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को, और हम जिस टाइम में रहते हैं, अभी कोरोना का टाइम है, हम सब रूबरू हो रहे हैं लैपटॉप के थ्रू। तो आपके पास लैपटॉप है, आपके पास इंटरनेट है, आप इंटरनेट पे जाके आप कोडिंग सीखो। ये आज के दिन में अगर आप फेसबुक पे भी देखेंगे तो देयर इज अ कैंपेन व्हिच इज गोइंग ऑन, कोडिंग फॉर चेंज, जिसमें बड़े बड़े लोग, चाहे वो सुंदर पिचाई हों गूगल के CEO या बिल गेट्स हों, उन्होंने बहुत बच्चों को अर्ज ये किया है कि आप कोडिंग सीखिए, क्योंकि कोडिंग में बहुत ताकत है। ये छोटी छोटी चीजों को सॉल्व करता है बहुत जल्दी से। मैं इसको रिलेट ऐसे कर पाता हूँ अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी से, और कहाँ मुझे मजा आता था कि मेरी वाइफ वो सेल्स में थी, वो सेल्स में हर एक जगह घूम घूम के जाती थी, और हर दिन हर हफ्ते के अंत में उनको एक शीट देना पड़ता था, मार्किंग हर अटेंडेंस एंड हर मूवमेंट, जिसके बेसिस पे उनको कन्वेंस अलाउंस मिलता था। और ये काम कभी टाइम पे होता नहीं था, तो ये हमेशा महीने के अंत में कन्वेंस का प्रोसेस होता था, जो मेरी जिंदगी के कम से कम 7 दिन खाता था, क्योंकि हम उसको मैनुअली बनाते थे। तब मैंने फर्स्ट टाइम कोडिंग का वैसे इस्तेमाल किया। आई रोट अ स्मॉल प्रोग्राम जिसने इन सारी चीजों को ऑटोमेट कर दिया, कि वो जैसी जहां ट्रैवल करती थी वो उनके फोन में लॉग होता था, और मैं उनको हर दिन अंत में बताता था कि आज आपने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, आपको इतने पैसे मिलने चाहिए। तो वो एक बहुत छोटा एग्जाम्पल है जहाँ पे कोडिंग ने एक रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व किया। जो 7 दिन हम गुजारते थे उस कन्वेंस प्रोसेस को बनाने में, वो 1 मिनट का काम हो गया, राइट। वैसे ही साथ साथ मैं कंपनी में भी अगर आज मैं देखूं, तो ये बहुत सुन के अटपटा रहेगा कि बहुत सारे लोग डी स्ट्रेस होते हैं बाय वाचिंग मूवीज, म्यूजिक, इन सब चीजों से। मैं बहुत टाइम तक डी स्ट्रेस होता था कोडिंग से। मेरे को लगता था कि कोडिंग में वो ताकत है कि मैं कुछ बिल्ड कर दूं जिससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो। और बहुत बार जब आप फेलियर इन सब कगार पे होते हो, राइट, तो उस टाइम पे आपको लगता है कि आप कुछ अच्छी चीज कर रहे हैं फॉर विच यू फील गुड अबाउट। तो मैं अपने सारे जर्नी में जो कंसिस्टेंट चीज पाता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोडिंग वाज वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। और ये मैं बहुत तहे दिल से आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ट्राई आउट कोडिंग इफ यू आर ऑलरेडी नॉट। उसके बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, दिस विल बी अ स्किल फॉर लाइफ। मतलब वो एक वैसा लैंग्वेज है व्हिच इज ओवर any kind of language that we speak, because that is a language which computer understands. तो वो एक कोडिंग का एक था सीड जो स्कूल के टाइम पे बना। फिर उसके बाद जब मैं IIT गया तो IIT में 2-3 चीजें थी जो IITs को शायद स्टैंड आउट कराती हैं। एक तो बहुत ही फेयर क्लीन इन्वायरमेंट है जहाँ पे डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आपने सुना होगा कि हाँ रैगिंग होता है, ये सारी चीजें होती हैं। या IITs में बहुत ही फेयर इन द सेंस कि कोई लड़का वहाँ पे गलत काम नहीं कर सकता है, उसके पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है टू डू राइट थिंग्स। तो जब मैं फर्स्ट वीक में अपने IIT में गया, हम लोग बोर्डिंग स्कूल से आए थे जहाँ से लोग IIT जाते नहीं। तो मैं वहाँ पहुंचा, मेरे रूममेट थे बंगाली थे, एंड हिज रैंक वाज 34। और IITs में जो टॉप 100 रैंक होते हैं वो अलग लेवल के लोग होते हैं। वो मेरे को फर्स्ट हफ्ते में समझ में आ गया। और जब मैं अपने डॉर्मेट्री में रूम में बैठा था तो उनके 4-5 फ्रेंड्स आए, और they were all Bengalis and they were all very accomplished ranks। और वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि यार मेरा क्वांटम फिजिक्स में पेपर छपा है, मेरा प्रमाणा में पेपर छपा है, या मैंने फिजिक्स ओलंपियाड में सिल्वर मेडलिस्ट था मैं, या मैथ्स ओलंपियाड में सिल्वर मेडलिस्ट था। जबकि अगर मैं अपनी लाइफ देखूं तो शायद सिंधिया स्कूल में हमने बस फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी खेला, हमने एलोक्यूशन डिबेट बहुत ज्यादा किया, हमने बहुत ट्रैवल किया एवरी ईयर टू वेरियस लोकेशंस। तो हमारे पास ऐसे अकॉम्प्लिशमेंट नहीं थे। तो उस टाइम पे पहली बार लगा कि शायद IITs ने हमको पुश किया टू नो व्हाट यू आर रियली गुड एट। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो IITs में अगर मैं पूछूं कि मैंने क्या किया, तो आई डिड 2 थिंग्स। वन, आई वाज वेरी एक्टिव स्टूडेंट पॉलिटिकल लीडर,
आई यूज्ड टू फाइट इलेक्शंस देयर, वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट बॉडीज थे उनका रिप्रेजेंटेटिव था मैं। और दूसरा काम मैंने किया वहाँ पे, बहुत हॉकी खेला, एंड शायद हॉकी वाज वन ऑफ माय बिगेस्ट अचीवमेंट इन आईआईटी। हम लोग वहाँ पे इंटर आईटी टूर्नामेंट्स के लिए जाते थे, एंड आईआईटी कानपुर हमेशा उसमें 5 आईआईटीज में 5th आती। तो हम लोग जिस स्कूल से पढ़े बढ़े, वहाँ पे एक टीम की फीलिंग थी, एक फ्लैग के अंदर खेलने की फीलिंग थी, जो शायद आईआईटी में मिसिंग थी। तो मैंने खुद ही अपने दोस्तों के साथ मिलके सबको हॉकी एक साल पूरा सिखाया, राइट। सेकेंड ईयर में वी केम 4th, थर्ड ईयर में वी गॉट सिल्वर मेडल, फोर्थ ईयर में वी गॉट गोल्ड मेडल। तो वो जो किक था वो बहुत अमेजिंग था। उससे लगा कि हाँ, मतलब चीजें बिल्ड की जा सकती हैं बहुत ग्राउंड अप। आप बिलीव नहीं करेंगे कि वहाँ पे जिन लोगों ने लाइफ में कभी हॉकी स्टिक पकड़ी नहीं थी, उन सारे लोगों ने हमारे साथ हॉकी खेलना शुरू किया, और इवेंचुअली हम एक गोल्ड मेडल जीते, राइट। तो एक सक्सेस का फीलिंग शायद पहली बार वहाँ पे आया था। फिर आईआईटीज में एक टूर्नामेंट, एक कंपटीशन होता था। फर्स्ट टाइम उन्होंने एक बिजनेस प्लान कंपटीशन स्टार्ट किया, जिसका नाम था मेगा बक्स। वो फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया लेवल पे स्टार्ट हुआ। उसमें मैं और मेरी टीम, हम लोग फर्स्ट आए थे। हमको 1.5 लाख रुपए का कैश प्राइज मिला था, जो कि उस टाइम पे बहुत बड़ा अमाउंट था। तो वो जो कंपनी थी, दैट वाज माय फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप स्टिंट। वो एक मेकाट्रॉनिक्स में कंपनी थी। अभी आपने लेगो टॉयज के बारे में सुना होगा। लेगो टॉयज आर वेरी एक्सपेंसिव, हम उसका एक इनएक्सपेंसिव वर्जन बना रहे थे, राइट। और उस वर्जन के लिए हमने बहुत पेटेंट फाइल किया था। हम सिंगापुर भी गए थे ग्लोबल चैलेंज में, जहां हम थर्ड आए थे, राइट। लेकिन वहां पे ये हुआ कि 2002-2003 वाज अ बैड ईयर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन। रिसेशन था, बहुत सारे कंपनीज ने अपने ऑफर्स विड्रॉ कर लिए थे, और बहुत सारे कंपनीज ने अपनी सैलरी स्लैश कर दी थी। बहुत ही अनसर्टेन टाइम था। तो हम जितने 4 लोगों ने कंपनी स्टार्ट की थी, वी वेंट आवर डिफरेंट वेज। उसमें मेरा एक फ्रेंड है विच यू शुड ट्राई टू फॉलो ऑन गूगल एंड फेसबुक। हिज नेम इज मनु प्रकाश। वो आज के दिन में स्टैनफोर्ड में एक लैब चलाता है विच इज कॉल्ड प्रकाश लैब्स, एंड ही हैज बिल्ट एक $1 का माइक्रोस्कोप विच इज कॉल्ड एज फोल्डोस्कोप। अगर आपको मौका मिले तो आप फोल्डोस्कोप के बारे में जानिए। एंड वो एक बहुत ही नायाब चीज है कि वो पेपर का माइक्रोस्कोप है विच हेल्प्स यू ऑब्जर्व microbes, organisms, right, from that microscope. And उसके अभी 1 million followers हैं, schools all over the world, they are using that. So internet in a way has become that source for a lot of information. तो वो first trend था जहाँ पहली बार हम फेल क्या किया, हमें समझ में नहीं आया कि सक्सेस क्या था, फेलियर क्या था। शायद वो 1.5 लाख रुपए जीतना ही सक्सेस था, शायद वो सिंगापुर जाना ही सक्सेस था, राइट। या उसके बाद फिर हम बिखर गए। तो हमेशा से एक था कि नहीं यार, स्टार्टअप करना है या एंटरप्रेन्योरशिप करना है, राइट। उसका जज्बा शायद शुरू इस चीज से हुआ कि एक इंडिपेंडेंट लाइफ जो हम लोग स्कूल में जीते थे, जहाँ मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ, जहाँ मैं खुद के डिसीजंस ले सकता हूँ, जहाँ मेरे ऊपर कंट्रोल है कि मैं अगर बहुत मेहनत करूँ बहुत आगे जा सकता हूँ, जहाँ मैं बहुत मेहनत नहीं करूँ मैं नहीं जाऊँगा आगे, राइट। तो वो एक स्टेंट हमेशा था। मैंने फिर हैदराबाद में काम किया कुछ महीने, यूएस गया 3 से 4 महीने के लिए, फिर बैंगलोर में वापस आया। तो वहाँ पे बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करता था मैं, तो जिन्होंने एकदम पुश किया कि जब भी कम काम हो या काम अच्छा नहीं हो, तो बहुत सारे लोग उसके बारे में क्रिप करते हैं कि यार ये कैसा काम है, क्या काम है, राइट। तो वहाँ पे मैंने ये सीखा कि नहीं, ये क्रिप करना कभी जरूरी नहीं होता है। वो जो टाइम है, जब आपके पास बहुत टाइम है, वो बहुत वैल्यूएबल है, राइट। जो स्कूल एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो टाइम है वो बहुत कीमती है, उसमें आप नई चीजें सीखिए, राइट। नई चीजों को आप प्रैक्टिकलिटी में लाइए। तो वो मुझे फर्स्ट टाइम लगा कि जब मैं यूएस में था तो वहाँ पे हमारा काम बहुत कम हुआ करता था, और मैं अपना काम 1-1.5 घंटे में करके बैठा था, और बाकी 6 घंटे में अपना काम करता था, टू बिल्ड समथिंग, रीड अबाउट समथिंग। तो वहाँ से शायद फर्स्ट कंपनी की शुरुआत हुई, जो RFID वाली कंपनी थी। और उसके साथ साथ फिर तब से वो सीरीज चलता आ रहा है। मतलब सक्सेस फेलियर, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ये एक बहुत रिलेटिव टर्म है। जो आपका सक्सेस है या जिस तरीके से समाज सक्सेस डिफाइन करता है इन टर्म्स ऑफ मनी, फेम, वो शायद आपका सक्सेस है नहीं। हर एक इंडिविजुअल का अपना एक डेफिनेशन है सक्सेस का, अपना एक डेफिनेशन है फेलियर का, राइट। एक और चीज जो मैं अब रिलेट करता हूँ व्हिच हेल्प्ड मी अ लॉट वाज बुक रीडिंग। मतलब उसका बहुत पावरफुल मेरे को लगता है वो, राइट। स्कूल में शायद मैंने बहुत किताबें नहीं पढ़ी, आईआईटीज में मैंने बहुत किताबें पढ़ी, और मेरा एक इंटरेस्ट एरिया वैसे डेवलप हो गया कि मुझे फिक्शन कभी पसंद नहीं आया।
मुझे हमेशा बायोग्राफीज बहुत पसंद आई, राइट। आईआईटीज में हमको मौका मिला क्लासिकल रॉक या जो हिप्पी रॉक था वो सुनने का, या जो ब्लूज म्यूजिक होता है, या जिस तरह के इंग्लिश सॉन्ग्स थे वो शायद हमने ज्यादा आईटी के टाइम पे सुना। और उसके बाद आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट दोज पीपल। मैं बहुत बड़ा एक रॉक रॉक सिंगर थे, कर्ट कोबेन, निर्वाणा के लीड सिंगर थे। आई वाज अ बिग फैन ऑफ हिम। तो मैंने उनकी पूरी बायोग्राफी पढ़ी। फिर उसके बाद पिंक फ्लॉयड, जिनको बहुत लाइक करता था, बायोग्राफी पढ़ी। तो शायद मैंने एक साल पूरा सिर्फ बायोग्राफीज पढ़ी, रीडिंग अबाउट पीपल हु वी थॉट were successful, who we thought had got lot of fame and had got lot of money. तो वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला कि हम जिस तरीके से समाज में डिसाइड करते हैं कि कौन सक्सेसफुल है, चाहे वो फेम के टर्म्स में हो या रुपीज के टर्म्स में हो, राइट, वो शायद वो डेफिनेशन गलत है। सक्सेस फेलियर हमेशा एक इंडिविजुअल चीज है, राइट। तो मैंने पिछले 15 साल अगर मैं देखूं तो मेरे लिए सक्सेस फेलियर हमेशा वही था। इट वाज एन इंडिविजुअल। आई माइट हैव बीन सक्सेसफुल इन सर्टेन सेंसेस बाय समवन एल्सेस डेफिनेशन, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई फेल्ड पर्सनली, वेयर आई फेल्ड अकॉर्डिंग टू मी। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सक्सेस और फेलियर का लोग जो भी डेफिनेशन करें, आपका एक अपना डेफिनेशन होना चाहिए कि अगर आपने ये काम किया आप सक्सेसफुल हैं, अगर आपने ये काम किया ये फेलियर है, राइट। एंड दैट इज व्हाट हैज केप्ट मी गोइंग ऑल अलोंग, राइट। जब जब अब मैं अगर लुक बैक करता हूँ तो शायद एक ही चीज है व्हिच हैज वर्कड आउट रियली वेल, कि इवन सक्सेस हो या फेलियर हो, डूइंग राइट थिंग्स, राइट, इज व्हाट मैटर्स, राइट। जैसे मैंने फर्स्ट कंपनी जो बिल्ड की थी आरएफआईडी में, उसमें 5 साल हो गए थे एंड आई वाज नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट मच। तो वहां पे मुझे ये लगा कि शायद अगर मैं कंपनी का मेन फाउंडर था, मैं अगर बाहर निकल जाऊं तो शायद मेरे फ्रेंड्स उसको चला पाएंगे। उसको करने के 2 तरीके थे। एक तरीका ये था कि शायद मैं सारे शेयर्स खुद रख लेता, राइट, उससे वो कंपनी कभी आगे नहीं बढ़ती, छोड़ दिया सो दैट माय फ्रेंड्स कुड टेक इट अप। तो मेरे को ये लगता है कि बहुत बार जब हम इस सक्सेस फेलियर से डील कर रहे होते हैं, एक वो सही करने की शक्ति है व्हिच हैज टू बी देयर, राइट, टू व्हिच आई टुक प्रोबब्ली अ राइट डिसीजन। मेरे फ्रेंड्स आज के दिन में भी वो कंपनी रन करते हैं। वो जो कंपनी है वो इंडिया के हर एक पोर्ट्स पे उन्होंने वो सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, व्हिच गिव्स मी लॉट मोर हाई, जो उनको भी शायद एक अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ मेहर ने ये सब छोड़ दिया है, राइट। एंड आई इमोशनली डिड दैट। तो मैं अपने हर एक जंक्चर पे रिलेट कर पाता हूँ कि शायद यू डील विद सक्सेस एंड फेलियर बाय डूइंग गुड थिंग्स, राइट। मतलब और व्हाट यू अर्न आउट ऑफ ऑल दीज फेलियर्स इज लॉट ऑफ गुड कर्मा। मैं एक कर्मा का बिलीवर हूँ। मुझे लगता है कि मैंने जो शायद 10 साल पहले जिन चीजों के लिए स्ट्रगल किया, मैं उसके लिए आज स्ट्रगल नहीं करता, बिकॉज अगर जब मैं फेल हुआ, मैंने किसी का गुडविल, किसी का गुड फेथ, किसी के बहुत सारे प्रेज, किसी का बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन वो मैंने एक्सेप्ट किया, राइट। तो फेलियर सक्सेस में यही है कि हाँ मतलब आप अच्छे काम करते जाइए, इवेंचुअली आपको शायद वो मुकाम मिल जाएगा वो। और अच्छा काम करना जरूरी है क्योंकि उससे अच्छे कर्म आते हैं। तो जैसे हम लोग फंडिंग के लिए भागते हैं स्टार्टअप्स में, तो मुझे ये लगा कि शायद इस बार हमारी फंडिंग जो फर्स्ट 3-4 राउंड की फंडिंग थी बहुत आसानी से हो गई। उन्होंने बोला कि अच्छा मेहर है, मेहर पे बेट कर लेता है, या मेहर ने टीम सेट की है उस पर बेट कर लेता है, जो जिसके लिए हम बहुत स्ट्रगल करते थे। तो ये पूरा एक इवोल्यूशन है जो हमने इसको सेट किया, समझा। आई थिंक आई विल प्रोबब्ली टेक मोर क्वेश्चंस। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं शायद 1.5 घंटे 2 घंटे बोल सकता हूँ मैं, लेकिन इसको बहुत मोनोटोनस नहीं बनाना चाहता। तो विशाल, ओवर टू यू। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। आप yes. हाँ बिल्कुल, थैंक यू मेहर। एक जो चीज इससे पहले कि मैं स्टूडेंट्स के सामने ये आपके जो इंटरेक्टिव सवाल हैं वो रखूं, बहुत सारे लोग जो इंटरेस्टेड थे एक चीज को समझने में कि एक्चुअली अभी भी अगर मैं दरभंगा जैसे शहर को देखूं तो एक स्टिग्मा अटैच्ड है नए बिजनेस को स्टार्ट करने से जुड़ा हुआ, कि जो सेफर साइड है यानी जो जॉब का साइड है उसको लोग ज्यादा तरजीह देते हैं, उसके प्रति लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं। और कई दफा लोग मान लेते हैं कि अगर बिजनेस फैमिली में आ रही है तो आपके लिए ठीक है कि आप बिजनेसमैन बन जाइए, लेकिन अगर आपके फैमिली में बिजनेस नहीं है तो वी शुड गो फॉर अ सेफर ऑप्शन। और इसीलिए जैसे ये अगर मैं, क्योंकि मैं अलग अलग स्टेट्स में मैंने काम किया हुआ है, मैंने देखा है कि ये फीलिंग ऐसा गुजरात में नहीं है। गुजरात में मुझे लगता है कि बिल्कुल इसकी उल्टी फीलिंग होती है। तो कई दफा यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो
या यहाँ के जो जनरेशन है यंग, ये कुछ अपना स्टार्ट करना भी चाहती है, तो सोसाइटी से या उनको पेरेंट्स से या उनकी फैमिली से वो सपोर्ट नहीं मिलता है। फाइनेंशियल सपोर्ट अपनी जगह है, लेकिन इमोशनल सपोर्ट की अपनी जगह होती है। तो इस सिचुएशन में मान लीजिए ऐसे बहुत सारे लोग होंगे यहाँ बैठे हुए जो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर ये साहस नहीं हो रहा होगा कि वो इस बात को अपने परिवार के सामने भी रख पाए कि मैं कल को बिजनेसमैन बनना चाहती हूँ या मैं कल को बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, अपना कुछ करना चाहता हूँ। तो इस अगर परिस्थिति को आपके अनुसार किस तरह से डील करना चाहिए इन स्टूडेंट्स को जिनका सपना है कि आज से 5 साल 7 साल 10 साल के बाद इनको अपना कुछ करना है? देखिए, हम जिस सोसाइटी से आते हैं, ये आपकी बात ऑब्जर्वेशन बहुत सही है कि शायद हम बहुत मेडिकल इंजीनियरिंग या कुछ जॉब फोकस्ड काम करने के लिए या गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसके लिए हम बहुत उतारू रहते हैं, राइट। लेकिन ये शायद अब थोड़ा बहुत टाइम भी बहुत चेंज हो रहा है, बिकॉज द वर्ल्ड इज मच मोर विजिबल नाउ। जैसे हमने जब स्टार्ट किया था उस टाइम पे कोई वेंचर इकोसिस्टम नहीं था, कोई एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल नहीं था, एक नारायण मूर्ति का ही नाम आता था हमेशा, राइट। तो अगर आप जितने भी एंटरप्रेन्योर्स अभी आप इंडिया में देखेंगे, दे हैव मेड अ गुड करियर। आई थिंक पेरेंट्स का शायद एप्रीहेंशन इस चीज से होता है कि सिक्योरिटी के टर्म्स, कि आप कितने सिक्योर्ड हैं, दैट्स व्हाई दे वांट यू टू गो टू इंजीनियरिंग, मेडिकल और लेट्स से गवर्नमेंट जॉब्स और लेट्स से आईएएस यूपीएससी, राइट। वो एक स्टेबिलिटी के टर्म्स में। तो शायद हमको एंटरप्रेन्योरशिप में भी एक उस स्टेबिलिटी को आंसर करना जरूरी है, राइट। कि पहले ये बहुत रिस्की था, ये आज के दिन में वो इतना रिस्की है नहीं, राइट। और एंटरप्रेन्योर का एक रोल है कि ही इज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो आपके अराउंड है। यहाँ पे थोड़ा सा एनेक्डोट शेयर करूंगा कि जो हमारी फर्स्ट कंपनी मैंने बताया था विच वाज इन मेकाट्रॉनिक्स, राइट। तो हमने क्या किया था कि वी यूज्ड टू कंडक्ट सेमिनार फॉर स्कूल किड्स, चाहे वो बैंगलोर में हो या हम तिहाड़ जेल भी गए थे, जहाँ पे इनमेट्स के बच्चे, उनको हमने दिखाया कि आप क्या बना सकते हैं एक लेगो माइंडस्टॉर्म किट से, राइट। लोगों ने अपनी सोच के हिसाब से बहुत ही ब्यूटीफुल चीजें बनाई, राइट। एक तो पहला वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना कि जहां लोग कुछ बना पाए, ये रिक्वायर्ड है। और उस एनवायरनमेंट को बिजनेस में क्रिएट करने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो प्रोवाइड करना, बिकॉज इट इज दिस एश्योरेंस विच गिव्स स्टेबिलिटी। और पेरेंट्स का भी एप्रीहेंशन अगर आप देखें तो बहुत गलत है नहीं, मतलब दे एंड ऑफ द डे दे वांट देयर चिल्ड्रन टू बी मोर स्टेबल इन लाइफ, राइट। तो एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा अनस्टेबल था बहुत पहले, लेकिन अब वो नॉर्म बन चुका है। मैं अगर बैंगलोर में जहां मैं रहता हूँ, जिस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ, वहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब यहाँ पे 1000 फ्लैट्स हैं, उसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि 50 फ्लैट से शायद कंपनीज चल रही है, छोटे जॉब्स बड़े जॉब्स, राइट। और बड़ी कंपनी छोटी कंपनी सब तरह की कंपनी चल रही है, राइट। तो पहले शायद वो स्टेबिलिटी आंसर करने के लिए वो स्किल लेके आना या उसके बारे में बार बार जानना बताना ये रिक्वायर्ड है। उसके बारे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है विच मेक्स इट मच मोर सिक्योर इज व्हाट हैज टू बी टोल्ड। आप अपने अराउंड देखिए, छोटी सी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आप सॉल्व करिए। उसको सॉल्व करना एक शायद इंडिविजुअल की बात है, उससे बड़ा बिजनेस बनाना इज एंटरप्रेन्योरशिप। और वो एक जर्नी है, उसमें आपको बहुत सारी चीजें चाहिए जो शायद आज से 7 8 9 साल पहले था नहीं, अब लेकिन उसके अराउंड बहुत अच्छी चीजें हैं। और उसका एक अपना पॉजिटिव साइड है। उसका पॉजिटिव साइड ये है कि जब आप एंटरप्रेन्योर होते हैं तो आप अपने लिए एक ज्यादा पैसा कमाते हैं, बिकॉज यू हैव टेकन मोर रिस्क देन अ स्टेबल जॉब, राइट। आपके पास ज्यादा पैसा कमाने की ताकत है, आपको एक ज्यादा बड़ा मुकाम करने की ताकत है कि आप एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के एक छोटे पार्ट नहीं है, आप ही ऑर्गेनाइजेशन है, आपसे ही ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और आप अपने नीचे लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, उसका एक अलग किक है, मतलब वो एक अलग मजा है उस चीज का, राइट। एक अलग मोटिवेशन है उस चीज का, जहां आप बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज करने का जूता रखते हैं। तो शायद ये जो चीजें हैं, आई थिंक इसको हम फंडामेंटली आंसर वैसे कर सकते हैं टू टेल मोर अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, कि क्या लगता है, हम उसको एक वर्ड में सीमित ना रखें। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत सिंपल है कि एक बंदा जो राशन की दुकान चला रहा है वो एक मॉडर्न तरीके से राशन की दुकान चलाता है, और वही सॉल्यूशन वो 100 और राशन की दुकान को बेचता है, राइट। तो वो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप है। हम उसका दायरा एक वर्ड में सीमित ना रखें, हम ये सारे जितने केस स्टडीज हैं, एग्जाम्पल्स हैं, ये सारी चीजें लोगों को बताएं, क्योंकि वो शायद नॉलेज अभी लैकिंग है। हम एक एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क उसको हम साथ जोड़ देते हैं। अगर मैं देखूं तो शायद सबसे बड़ा रिस्क मेरे लिए ये था कि मैं अपने
मन का काम नहीं कर पाता, राइट? बहुत बार मतलब मेरे पेरेंट्स, मेरी वाइफ, मतलब इनको लगता है कि ये हमको टाइम नहीं देता, या बहुत सारे कंप्लेंट्स होते हैं, लेकिन इनको ये भी लगता है कि अगर मैंने इसको एंटरप्रेन्योर बनने नहीं दिया होता तो शायद ये अलग ही आदमी होता है, आई वुड हैव बीन अनहैप्पी विथ माय लाइफ, राइट? और जिसका अलग तरीके से रिपरकशन होता। तो एज एन इंडिविजुअल अगर मैं देखूं तो शायद पेरेंट्स को ये समझने की जरूरत है कि व्हाट योर किड्स आर हैप्पी अबाउट, उनको शायद ये काम करने में अच्छा लगता है, राइट? एंड उसको वो करने देना, उसके अराउंड बहुत सारी ऐसी चीजों का एक डेटाबेस बिल्ड करना व्हिच मेक्स द एंटायर लाइफ मच मच सिक्योर। तो वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना जरूरी है, बहुत सारी केस स्टडी सामने लाके बताना जरूरी है, या एंटरप्रेन्योरशिप सबसे स्टेबल है। हाँ, मैं एक सेकंड इंटरवीन करूंगा कि अभी 40 मिनट्स के बाद ये सेशन ऑटोमेटिकली एंड हो जाता है, तो आप सभी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं इनसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप लोग वापस उसी लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे मीटिंग। मुझे लगता है 30 सेकेंड्स के बाद ऑटोमेटिक सेशन एंड हो जाएगा। प्लीज मिहिर। तो विशाल, इसका आंसर यही है कि शायद हमें एजुकेट करना पड़ेगा टू सोसाइटी एट लार्ज कि एंटरप्रेन्योरशिप एक लिस्ट रिस्की ऑप्शन है, राइट? एक इंडिविजुअल है, वो कुछ करना चाहता है, उसका एक बिजनेस बनाना चाहता है, वर्सेस उसको अगर आप पुश करते हैं टू डू समथिंग व्हिच ही डजंट लाइक, व्हाइल दैट मे साउंड स्टेबल, राइट? इन दोनों के फ्लिप साइड में